हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंदर सभी एक एक महत्वपूर्ण मुद्दों को डिस्कस करेंगे। और ये बुक आप सभी लोगों को पता ही होगी कि ल्यूसेंट की जो जीके की बुक है वो काफ़ी उपयोगी होती है किसी भी परीक्षा के अंदर। यदि आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके अंदर यदि आपको जीके को एकदम कंप्लीट स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके लिए जो है ल्यूसेंट जीके काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक कहलाती है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आप सभी लोगों को भारतीय संविधान इस पूरे ल्यूसेंट के माध्यम से कंप्लीट इस पूरे वीडियो के अंदर सिखाया जाएगा। वीडियो को पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं करेंगे, मैक्सिमम 30 मिनट से कम का ही वीडियो रखा जाएगा। आइए शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कैसे भारतीय संविधान बना था, फिर उसके अंदर कैसे कैसे अपडेट हुए। आप सबको काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो संविधान के सभी क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम आपको ये ईयर याद रखना है, 1909 का था, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, सभी के ऊपर हम लोग टिप्पणी के साथ चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। कि मार्ले मिंटो सुधार के अंदर भारत शासन अधिनियम 1909 के अंदर सबसे पहले मुस्लिम समुदाय, मतलब पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से व्यवस्था की गई प्रतिनिधित्व करने के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें बात कर रहा है कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। मतलब पहले क्या होता था कि भारत के सचिव और गवर्नर जनरल में भारतीय लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1909 के अकॉर्डिंग उसमें भारतीयों की भी नियुक्ति शुरू कर दी गई। फिर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में किसी भी बजट के ऊपर चर्चा विषय करना, सार्वजनिक हित के ऊपर कोई भी प्रस्ताव पेश करना हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, मत देने का अधिकार हो, वो भी शामिल किया गया भारत शासन अधिनियम में। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि की गई। तो दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार के अंदर ये कुछ इम्पोर्टेंट तत्व थे कि पहली बार मुस्लिम समुदाय को अपने लिए अलग प्रतिनिधित्व उपबंध करने का मौका मिला। भारतीयों को भी भारत का सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार जो है बजट पर चर्चा विचारणा, वाद विवाद, सार्वजनिक हितों के ऊपर प्रस्ताव, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि की गई। उसके बाद आता है आपका 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 में इसको बोला गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया हुआ था, अब आ गया है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें हमें क्या है कि केंद्र में द्विसदात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। तो द्विसदात्मक की बात करें तो इसमें होगा कि राज्य परिषद पहली होगी और दूसरी जो है केंद्रीय विधानसभा होगी। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे और उसमें उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। तो जो राज्य परिषद के सदस्य थे उसमें उनकी संख्या 60 होती थी और उसमें 34 लोग निर्वाचित होते थे और उसमें से उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता था।
केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 होती थी, जिसमें 104 लोग निर्वाचित होते थे और 41 लोग जो हैं वो मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था और दोनों सदनों के अधिकार समान थे। चाहे राज्य परिषद हो चाहे केंद्रीय विधानसभा हो, दोनों के सदनों के अधिकार जो हैं वो समान थे। बट आपको याद रखना है कि राज्य परिषद में कार्यकाल का वर्ष जो है 5 साल था और केंद्रीय विधानसभा में कार्यकाल का वर्ष जो है वो 3 वर्ष था। इसमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था, मतलब दूसरी सदन को था। कौन सा? केंद्रीय विधानसभा के अंदर। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। तो द्वैध शासन प्रणाली में जो प्रांतीय विषय थे उसको 2 उपवर्ग, मतलब उनके 2 अलग अलग पार्ट किए गए। पहला है आरक्षित और दूसरा है हस्तांतरित। आरक्षित विषय में वित्त है, भूमि कर है, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है कि आरक्षित कौन कौन से थे। तो ये सब पॉइंट जो है वो आरक्षित होते थे। और हस्तांतरित क्या है? तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था हो गई, पुस्तकालय हो गया, संग्रहालय हो गया, स्थानीय स्वायत्त शासन हो गया, चिकित्सा सहायता हो गई, फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहारदान आदि, ये सब जो हैं वो हस्तांतरित थे। फिर आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था। आरक्षित जो विषय हैं उसके ऊपर जो शासन है, शासन प्रशासन कौन करता था? गवर्नर करता था अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से। जबकि हस्तांतरित विषय का जो प्रशासन है वो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। द्वैध शासन प्रणाली 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो ये द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत सचिव को भी अधिकार दिया गया कि भारत के अंदर महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जा सके। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो आज आप सभी लोगों को पता है ना, यूपीएससी है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो एक लोक सेवा आयोग है और हर राज्य के अंदर भी लोक सेवा आयोग है, उस तरीके से जो है कार्य करते हैं। अब आते हैं दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट संविधान का भाग है जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत सारी चीज़ें जो हैं संविधान के अंदर भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं तथा 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला है अखिल भारतीय संघ। ये संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देसी रियासतों से मिलकर बनाना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। अखिल भारतीय संघ का मेन उद्देश्य था, उसके अंदर 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 जो है वो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे और कुछ देसी रियासतें थी, सबको मिलाकर एक संघ बनाना था। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। जितने भी प्रांत थे, पहले अपना देश भारत जो है अलग अलग प्रांत में बटा हुआ था, तो उस हिसाब से सभी प्रांतों को इस संघ में शामिल होना अनिवार्य किया गया था, किंतु देसी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। अब जो देसी रियासतें थी जहाँ पे राजा का शासन होता था, वो उनके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था कि आपको इसमें जुड़ना है या नहीं जुड़ना है अपने हिसाब से। फिर देसी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। ठीक है,
तो जो भी देसी रियासतें थीं फिर उन लोग जो हैं इस संघ में शामिल नहीं हुए। फिर कोई भी प्रकार का स्थापना या घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया गया। तो अखिल भारतीय संघ का इस प्रकार से कुछ इतिहास रहा कि जिसके अंदर 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर और कुछ देसी रियासतों को मिलकर बनाना था, लेकिन देसी रियासतें उसके अंदर जुड़ी ही नहीं। दूसरा आता है भारत शासन अधिनियम का प्रांतीय स्वायत्त। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। मतलब वहाँ पे द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया और उनको एक स्वतंत्र कर दिया गया। मतलब जो प्रांतीय स्वतंत्रता थी, पहले तो क्या कहा गया था कि प्रांतों को यहाँ पे जुड़ना अनिवार्य था, लेकिन फिर उनको जो है भी छूट दे दी गई कि वो अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। फिर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब यहाँ पे केंद्र के अंदर कुछ द्वैध शासन की स्थापना की गई। कुछ संघीय विषय जैसे कि सुरक्षा है, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले, इन सब को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। तो कुछ जो विषय थे जैसे कि सुरक्षा है, वैदेशिक संबंध है, विदेशिक संबंध है, आप कह सकते हो धार्मिक मामले हैं, उनको जो है गवर्नर जनरल के हाथों में दिया गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए जो है गवर्नर जनरल को, जैसे आज का समय क्या होता है कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है, तो बहुत सारी मेजर जो चीज़ें होती हैं वो प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं और उसके लिए कुछ अलग अलग मंत्रिमंडल है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे सेना के जो मंत्री हैं, ठीक है, विदेश मंत्री हैं, तो ये सब हमारे पास अभी अलग अलग मंत्री हैं। वैसे ही उस समय क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल हैं उनको परामर्श देने हेतु एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई और जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के लिए प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, तो केंद्र में 2 द्वैध शासन रखा गया। एक तो गवर्नर जनरल थे और दूसरा गवर्नर जनरल को परामर्श, मतलब उनकी सहायता, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए उनके मंत्रिमंडल को बनाया गया था। फिर चौथा है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी होगी। कोई वाद विवाद आ गया तो न्यायालय में जाना है, न्यायालय जो है वो उन सभी विवादों को सुलझाने का काम करेंगे। इसका अधिकार क्षेत्र, प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। तो संघीय न्यायालय की व्यवस्था के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश थे और उसके अलावा 2 अन्य न्यायाधीश थे। न्यायालय में संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। अब न्यायालय के अंदर कोई भी विवाद है तो वहाँ पर जो है अंतिम निर्णय किसका होगा? प्रिविंसी काउंसिल लंदन को ही मतलब प्राप्त थी, वहीं से वो पूरा निर्णय ले सकते थे। फिर नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सांसद की सर्वोच्चता। अब एक और पॉइंट था कि ब्रिटिश सांसद जो है वो सर्वोच्च होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था कि इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश सांसद के पास था। मतलब वो कुछ भी बदल सकते थे, कभी भी चीज़ों को नियम को बदलना हो, कुछ भी करना हो तो ब्रिटिश सांसद ही कर पाते थे। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तो जो प्रांत से बने विधानमंडल थे, संघीय व्यवस्थापिका में जो लोग थे वो लोग जो है किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे किसी भी अधिनियम में, किसी भी नियम कानून में। फिर भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकों में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी किया गया और उनका विस्तार एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, यूरोपियन और हरिजनों के लिए भी किया गया। तो निर्वाचन पद्धति बढ़ाने के लिए, सभी लोगों को प्रतिनिधित्व बनाने के लिए सभी लोग जो हैं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को उन्होंने वहाँ पे जारी किया। उसके साथ साथ जो है जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन मतलब एक कोई पर्सन है और उस पर्सन का एक फादर होगा और मदर होगा।
तो फादर या मदर दोनों में से कोई एक जो है ब्रिटिश नागरिक हो तो उसको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते थे। फिर भारतीय ईसाई हैं, यूरोपियन और हरिजनों के लिए भी इसके अंदर जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए विस्तार को बढ़ाया गया था। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। अब इस अधिनियम के अंदर जो मेन उद्देश्य थी, प्रस्तावना थी, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की गई थी। 10वां पॉइंट ये बोलता है कि इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। जो वर्मा एक पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, अब इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। तो 3 जो है, एक वर्मा है उसको भारत से अलग किया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय में के अधीन कर दिया गया और बरार को जो है मध्य प्रांत में शामिल किया गया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब ये बहुत ही महत्व हो जाता है 1947 का कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। तो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को वहाँ से स्वीकृति मिल गई। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें 20 धाराएं थीं और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। अब इस अधिनियम के तौर तरीके से ही भारत पाकिस्तान को अलग किया गया। 2 अधिराज्यों की स्थापना, इसमें पहला उद्देश्य था कि 2 अधिराज्य की स्थापना होगी। एक 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। तो जो ब्रिटिश सरकार यहाँ पे सत्ता में थी वो भारत के 2 हिस्से करेगी। एक भूभाग जो है वो भारत कहलाएगा, दूसरा भूभाग पाकिस्तान कहलाएगा। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, ऐसा ब्रिटिश सरकार कह गई है कि भारत और पाकिस्तान दोनों में उस समय सत्ता के लिए एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि भारतीय संविधान का विधान मंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करते रहेंगे। मतलब संविधान सभा का एक विधान मंडल होगा, उसके अंदर मंत्रिमंडल होंगे, वो लोग ही जो हैं भारत देश को चलाएंगे। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जब तक भारत सरकार जो है अपना खुद का संविधान नहीं बना लेती है तब तक जो है देश को चलाने के लिए 1935 का भारत शासन अधिनियम को ही जो है महत्व दिया जाएगा और वहीं से चलेगा। देसी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। अब जो देसी रियासतें थीं वो स्वतंत्र हो गईं, ब्रिटेन का उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं था। देसी रियासतों को ये भी कर दिया गया कि उसको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो देसी रियासतें जो थीं उसको भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी भी एक के साथ जुड़ने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों 3 हमने अधिनियम पढ़े। एक था 1909 का भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद हमने पढ़ा 1935 का भारत शासन अधिनियम।
तो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो 1935 का है, भारत शासन अधिनियम। उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आगे हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा, अब भारत के पास एक मुद्दा था कि अपने खुद का संविधान हो। इसके लिए लोगों ने कमेटी बनाई और संविधान सभा का गठन किया और धीरे धीरे जो है सभी लोग मिलके संविधान लिखना शुरू किए। तो आगे के क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा भारतीय संविधान सभा। अभी तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हैं अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए।